ट्रेन रॉबरी की बात करें तो ये जो कहानी मैं सुनाने आपको जा रहा हूँ, इससे बड़ी ट्रेन रॉबरी हिंदुस्तान में नहीं हुई। और इत्तेफाक की बात यह है कि बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, ये सिर्फ 2 साल पुरानी कहानी है ये। और इसलिए मैं आज सुना रहा हूँ कि 2 साल पहले ये ट्रेन रॉबरी हुई थी और ये क्रैक केस अब हुआ है। अब पुलिस ने इसको सुलझाने का दावा किया है। हालांकि ऑफिशियल अभी भी पुलिस कुछ कह नहीं रही, क्योंकि इसमें जो लोग हैं, जो अक्यूज़ हैं, जिन्होंने ये डाका डाला था ट्रेन में, उनमें से कुछ पकड़े गए, कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ को पकड़ना बाकी है। तो जब सारे लोग पकड़े जाएंगे तब पुलिस ऑफिशियली बताएगी, इसलिए बहुत सारे लोगों की आइडेंटिटी भी अभी छुपा रखी है। लेकिन उस केस को 2 साल के बाद क्रैक किया, इसलिए ये कहानी मुझे लगा कि आपको सुनानी चाहिए, क्योंकि ये पूरी ट्रेन डकैती जो रॉबरी हुई थी, इसका पूरा तरीका जो प्लान किया गया था वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहानी शुरू होती है 8 अगस्त, यही महीना देखिए आप, सेम आज 29 है, वो 8 अगस्त था। 8 अगस्त 2016, यानी 2 साल पहले। 8 अगस्त 2016 को सोमवार का दिन था। रात 9 बजे तमिलनाडु के सेलम रेलवे स्टेशन से एक डेली ट्रेन चलती है, तमिलनाडु के सेलम से चेन्नई तक के लिए, और उस ट्रेन का नंबर है 11064। ट्रेन का नाम है सेलम चेन्नई इग्मोर एक्सप्रेस। तो ये रात 9 बजे इसका टाइम है सेलम से चलने का, और सेलम से चेन्नई जाती है। रात 9 बजे सेलम से ये ट्रेन चलती है और सुबह चेन्नई पहुंचा देती है। लगभग 11 से 12 घंटे के पूरा सफ़र है सेलम से चेन्नई का। तो 8 अगस्त रात 9 बजे ये 11064 सेलम चेन्नई इग्मोर एक्सप्रेस चेन्नई के लिए चलती है। पैसेंजर ट्रेन थी ये, सारी बोगियों में पैसेंजर थे। बट उस दिन एक ख़ास चीज़ ये थी कि 2 बोगी को ख़ासतौर पे रिज़र्व किया गया था, पूरी बोगी को, उसमें आम पैसेंजर अलाउड नहीं था। और ये 2 बोगी जो रिज़र्व किया गया था, ये अपने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया था, आरबीआई। इन 2 बोगी को रिज़र्व करने के बाद इसमें सिर्फ आरबीआई के पैसे थे, रुपए, जिसमें कुल 342 करोड़ 342 करोड़ 342 करोड़ रुपए थे, जो कि इन 2 बोगी में रखे गए थे। अब 224 लकड़ी के बॉक्स बनाए गए थे। तो 224 बॉक्स में 342 करोड़ रुपए ये रखे हुए थे। ये जो पैसे थे, ये सारे जो नोट थे 342 करोड़ रुपए, ये 3 अलग अलग बैंकों के थे। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, एक इंडियन बैंक था, और एक इंडियन ओवरसीज़ बैंक था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इन तीनों बैंकों ने ये पूरे जो पैसे थे 342 करोड़ रुपए, ये आरबीआई को इसलिए दिया था कि ये सारे नोट 2005 से पहले के थे और 2005 तक के थे। तो नोट पुराने हो गए थे, कुछ कट फट गए थे। चलन में इतना होता है कि नोट, कहते हैं कि एक जो नोट होता है वो 10 लोगों से ज़्यादा अगर हाथ से गुज़रता है, 20 लोगों से, तो वो एक ख़ास साल, एक ख़ास मियाद होती है, तब तक ही वो नोट सही सलामत होता है और चलता है। तो ये एवरेज है। तो 2005 तक के वो सारे नोट थे 342 करोड़ रुपए। इन 342 करोड़ों को 224 अलग अलग लकड़ी के बॉक्स में ये 3 बैंक रख के आरबीआई के हवाले करते हैं, ताकि आरबीआई इसके बदले उन्हें नए नोट दे, क्योंकि इन नोटों की हालत खस्ता हो चुकी थी। तो ये एक चलता रहता है, जो नोट पुराने हो जाते हैं, कट फट जाते हैं, बहुत सारे लोग नोट पे लिख देते हैं, हालांकि वो गलत है। तो ऐसे नोट वापस आरबीआई के ख़जाने में चला जाता है। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अलग अलग स्टेट और अलग अलग जोन के हिसाब से उनके अपने अपने एक ख़जाना है, एक जिसको कहें, जहाँ पे वो ऐसे पैसों को रखते हैं ले जाकर, और फिर उसका वो चाहे तो डिस्ट्रॉय हो या रिसाइकिल हो, जो भी उनका प्रोसेस होता है। तो चेन्नई में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का एक जगह थी जहाँ पे ऐसे नोट को ले जाकर रखा जाता था। तब ये 3 बैंकों के 342 करोड़ रुपए सेलम से चेन्नई 11064
सेलम चेन्नई एग्नोर एक्सप्रेस की गाड़ी से जा रही है, 2 बॉगी है, उसमें एक एसीपी रैंक का अफसर है, बाकी 17 जो हैं वो आरपीएफ और पुलिस के लोग हैं, कुल मिलाकर 18 सशस्त्र हथियारों से लैस। अब लेकिन इसमें होता क्या है कि ये जो 224 बॉक्स थे जिसमें 342 करोड़ थे, इसको एक बॉगी के अंदर रखा जाता है और उस बॉगी को सील कर दिया जाता है, ताला लगा दिया जाता है, और उसके जो ठीक बराबर वाली बॉगी थी उसमें ये 18 पुलिस वाले बैठ के पहरा देते रहते हैं। अब ये ट्रेन वहां से रवाना होती है। ट्रेन में जो ये 342 करोड़ रुपए रखे हुए थे, उस बॉगी के अंदर अब कोई नहीं है, ताला लगा हुआ, सील है। उसकी बराबर की बॉगी में सारे पुलिस वाले बैठे हुए हैं, और इस ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड रफ्तार है वो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। और सेलम से चलने के बाद इसका पहला स्टॉपेज जो है वो 2 घंटे के बाद आता है। तो 70 के हिसाब से 140 किलोमीटर की दूरी पर वो पहला स्टेशन या पहला स्टॉपेज पड़ता है। और वो पहला स्टेशन था विरुद्धाचलम। सेलम के बाद विरुद्धाचलम एक स्टेशन है, अच्छा खासा बड़ा स्टेशन है। लेकिन अब यहां पे एक चीज और थी, ये सारी इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि इस पूरी डकैती में ये सारी चीजें अभी आगे खुलेंगी। सेलम से जो विरुद्धाचलम तक ट्रेन चलती है, 140 किलोमीटर का सफर जो तय करती है 2 घंटे में, ये पूरा रूट डीजल के इंजन से ट्रेन चलती है। वो इलेक्ट्रीफाइंग नहीं है, मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रिक की तार नहीं है जिससे इलेक्ट्रिक की इंजन चले। तो ये 2 घंटे का सफर डीजल के इंजन से तय होना है, और डीजल के इंजन को इलेक्ट्रिक की जरूरत नहीं, ऊपर कोई वायर नहीं है, तार है नहीं। लेकिन उसके बाद विरुद्धाचलम से फिर इलेक्ट्रीफाइंग रूट शुरू हो जाता है। वहां से फिर वो जो ट्रेन चलेगी तो वो इलेक्ट्रिक के वायर से चलेगी, और उसमें जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर की तरफ, ट्रेन के ऊपर की तरफ बिजली की तारें होंगी, और जो इलेक्ट्रिक की उससे ट्रेन चलती है उस तार में 25,000 वोल्ट्स करंट दौड़ती है जिससे ट्रेन चलती है। तो 25,000 वोल्ट का करंट उस इंजन को, इलेक्ट्रिक इंजन को चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो ट्रेन चलती है। तो खैर ट्रेन चली 9 बजे सेलम से। रात ठीक 11 बजे ये ट्रेन अपने तय स्टेशन चिदलम पे पहुंच जाती है। अब 140 किलोमीटर का सफ़र 2 घंटे में तय हो गया था। ये विरुद्धाचलम में स्टेशन पे ट्रेन पहुंची। यहाँ पे ट्रेन को 1 घंटा रुकना होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये 2 घंटा डीजल से चलती है, उसके बाद 1-2 घंटे के बाद चिदलम से इलेक्ट्रिक इंजन लग जाता है। तो इंजन को रिप्लेस करने में, डीजल को हटाकर फिर इलेक्ट्रिक इंजन को लगाने में वक्त लगता है। आमतौर पे आधा घंटा लगता है बाकी कई सारी ट्रेनों में, लेकिन यहाँ पे 1 घंटा पूरा वक्त है। तो इसका स्टॉपेज जो है इस ट्रेन का 1 घंटा है वहाँ पे विरुद्धाचलम में। तो 1 घंटे के लिए ट्रेन वहाँ पे रात 11 बजे पहुँचती है, और अब उसको 12 बजे वहाँ से चलनी है। 1 घंटे का स्टॉपेज, 1 घंटा ट्रेन रुकी रहती है। 1 घंटे के बाद इंजन चेंज होता है, डीजल की जगह पे अब इलेक्ट्रिक इंजन है। उसके बाद ये ट्रेन ठीक 12 बजे विरुद्धाचलम से रवाना हो जाती है। रवाना होने के बाद ये छोटे मोटे कुछ स्टेशन पे भी रुकती है। उसके बाद ये 5 घंटे के बाद मंगलवार 9 अगस्त की सुबह 4 बजे, 4 घंटे के बाद, 12 बजे चली थी विरुद्धाचलम से, उसके बाद 4 घंटे के बाद सुबह के 9 अगस्त के ये इग्नोर रेलवे स्टेशन पहुंचती है, जो कि तमिलनाडु का ही हिस्सा है। और वहाँ से चेन्नई जो है वो करीब 5-6 घंटे का रास्ता है। तो अब ये 5 बजे सुबह इग्नोर रेलवे स्टेशन पे ये ट्रेन पहुँच जाती है। जैसे ही ये ट्रेन इग्नोर रेलवे स्टेशन पहुँचती है तो जो बोगी में पुलिस वाले सारे पहरा दे रहे थे, दूसरी बोगी में उसके साथ के जिसमें पैसे रखे हुए थे, उसके बहुत सारे पुलिस वाले उतरते हैं, प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं और अपना चारों तरफ देखने लगते हैं। तभी उसमें से एक पुलिस वाला ये कहता है कि अब ट्रेन को चलते हुए काफ़ी घंटे हो गए, तो एक बार खोल के लॉक वॉक देख लें कि अंदर ठीक ठाक है कि नहीं सब कुछ। तो लॉक खोलता है। अब वो जब से ही लॉक खोलता है
और दरवाज़ा खोल कर ट्रेन के अंदर बोगी के अंदर जाता है तो उसे एक अजीब चीज़ दिखाई देती है। वो देखता है कि बंद बोगी के अंदर बहुत तेज़ रोशनी आ रही है। तो देखता है रोशनी कहाँ से आ रही है, तो वो देखता है कि छत में एक होल है और उस होल से उसको चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। और साथ में वो जो पोल खंबा जो प्लेटफॉर्म के साथ इधर लगा होता है रेलवे स्टेशन पे आमतौर पे, उसका बल्ब जल रहा था, उसकी तेज़ रोशनी अंदर आ रही है। तो बड़ा घबराता है, बड़ा अजीब सा उसको लगता है कि ये रोशनी अंदर कैसे आ रही है। फिर ये सोचता पता नहीं इस बोगी की छत में पहले से सुराख था, क्या था। तो वो खैर बाहर निकलता है और उसके बाद अपने बाकी साथियों को बताता है कि ये ऐसे ऐसे। तो बाकी साथी घबराते हैं। उसके बाद वो सारे ट्रेन के अंदर जाते हैं। अब जब अंदर जाते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, वो देख के ही फिर ध्यान से जब वो सुराख को देखते हैं छत पे जो होल था, वो सुराख इतना बड़ा था जिससे एक आदमी आसानी से बोगी के अंदर आ सकता था और बोगी के अंदर से जा सकता था। तो वो सुराख देख के घबरा गए सारे पुलिस वाले। उसके बाद उन्होंने बोगी की तलाशी ली कि पैसे सब ठीक ठाक हैं कि नहीं। अब वहाँ पे जितने भी बॉक्स थे, ज़्यादातर बॉक्स ठीक थे, लेकिन 5 बॉक्स ऐसे मिले जो खुले हुए थे। अब वो खुले हुए बॉक्स देखकर उनकी हवा ख़राब हुई पुलिस वालों की कि ये क्या, चलती ट्रेन में सेलम से सही है, यहाँ पे बॉक्स खुला हुआ है। तो उसके बाद वो सारे परेशान, और उन्हें मालूम था कि हर बॉक्स में चूँकि काउंट करके पैसे रखे गए थे। तो उस बॉक्स को देखने के बाद उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि इनमें से करीब करीब 5,75,00,000 रुपए गायब हैं। कुछ नोट वहीं गिरे हुए भी थे, बॉक्स में भी थे। तब पुलिस वाले बड़े हैरान कि ये क्या हुआ। खैर बाकी आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स, सबको खबर दी जाती है। अब ये होता है कि ये हुआ कैसे, कोई बंदा नहीं, ट्रेन बंद है, ताला लगा हुआ है, पुलिस चल रही है, ट्रेन चल रही है। तो लेकिन ये अचानक चलती ट्रेन से क्या हुआ, कैसे हुआ, खैर वो सारा अपना दिमाग लगाते रहते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। अब इसके बाद जब रेलवे पुलिस और ये सारे पहुंचते हैं तो उनसे पहले ही इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि ये हुआ कैसे, क्या हो सकता है इसमें। तो वो पूरी सीक्वेंस ऑफ जो पूरा था, ट्रेन जहाँ से चली, सारे रिकॉल करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उनका ये था कि सेलम से विरुद्धाचलम तक तो सब ठीक था, वहाँ पे 1 घंटा ट्रेन रुकी, उसके बाद फिर यहाँ तक आई, और बाकी जगह पे 2-2 1-1 मिनट स्टॉपेज है, तो वहाँ कुछ ऐसा हो नहीं सकता। तो लास्ट में ये फिर माना गया कि ट्रेन जब 2 थ्योरी आई कि ये लूट हुई कैसे। एक थ्योरी ये आई कि चूंकि सेलम से विरुद्धाचलम तक की दूरी 140 किलोमीटर थी, डीजल का इंजन था, तो सेलम से ही लुटेरे जो है वो ट्रेन में चढ़े और वो ट्रेन की छत पे चढ़ गए, और ट्रेन की छत पे चढ़ते चढ़ते उस बोगी के ऊपर आए जिस बोगी में अंदर पैसे रखे हुए थे, यानी उन्हें सब कुछ पता था। उसके बाद उन्होंने चलती ट्रेन से वेल्डिंग के ज़रिए सुराख किया। एक आदमी उसके नीचे उतरा, उसने उसमें से पैसे निकाले। ऊपर में उसका दूसरा तीसरा साथी होगा, उसने उन सबको निकाल निकाल के पैसे दिए। और इस पूरे कवायद में, होल करने में, वेल्डिंग, उसमें सारी चीज़ें में, पैसे निकालने में, चूँकि उनके पास मालूम था कि 2 घंटे का वक्त है, क्योंकि 2 घंटे के बाद ये ट्रेन जो है विरुद्धाचलम में रुक जाएगी और वहाँ से फिर इलेक्ट्रिक इंजन आएगा। तो इलेक्ट्रिक इंजन जब लग जाए उसके बाद आप छत पे नहीं चढ़ सकते, आप होल नहीं कर सकते, इसलिए कि 25,000 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। और आपने देखा होगा हमेशा कि जो इलेक्ट्रिक इंजन है, जो तारें होती हैं, वो ट्रेन की छत से उसकी दूरी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होती, तो आप वो बहुत रिस्की है। सीधे करंट से आपके मरने का पूरा चांस होगा अगर आप एक इलेक्ट्रिक वायर के नीचे बोगी के छत पे चढ़ते हैं। और ऐसे कई हादसे हुए हैं, कई बार जब भीड़ भाड़ में इन तरह की चीज़ें लोग चढ़ गए तो हादसा हुआ। तो ये हुआ कि ये रॉबरी तभी हुई जब तक ये डीजल की इंजन इसमें लगा हुआ था। पहली थ्योरी ये आई। तो मतलब ये कि सेलम से लेके विरुद्धाचलम तक 2 घंटे की दूरी में ये सारा काम हुआ और उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ ये लूट की। दूसरी थ्योरी ये आई कि जब विरुद्धाचलम में 1 घंटे के लिए ट्रेन रुकती है, तो 1 घंटे ट्रेन रुकती, चूँकि इंजन चेंज होना है, डीजल से इलेक्ट्रिक पे जाना है, तो उस 1 घंटे के दौरान प्लेटफॉर्म पे जब गाड़ी रुकी हुई थी तो फिर लुटेरे ट्रेन की छत पे चढ़े, उन्होंने वेल्डिंग की, अंदर गए, पैसे निकाले, बाहर आ गए। अब इसको भी रूल आउट नहीं किया पुलिस ने जांच में,
लेकिन इसमें एक पेच आया वो ये कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकी 1 घंटे के लिए, तो प्लेटफॉर्म पे बहुत लोग होते हैं, भीड़ होती है, और अगर ये पता है कि आप 1 घंटा ट्रेन रुकी हुई तो बहुत सारे लोग अपनी सीट छोड़ के प्लेटफॉर्म पे टहलते रहते हैं। फिर जो पुलिस वाले थे वो भी सब उतर के प्लेटफॉर्म पे उस वक्त थे और उसी बोगी के बराबर में सब टहल रहे थे। तो अगर ऐसी सिचुएशन में कोई ऊपर छत के चढ़ के वेल्डिंग से डब्बे का छत काट रहा है तो जाहिर सी बात है वो रोशनी की किरणें तेज़ आएंगी, आवाज़ आएगी, तो बहुत रिस्की है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर इसको रूल्ड आउट कर दिया गया कि ये इस विरुद्धाचलम रेलवे स्टेशन पे नहीं हुआ। आखिर में सारी जांच ने यही कहा कि ये जो कुछ हुआ है ये चलती ट्रेन में सेलम से लेकर विरुद्धाचलम के बीच 140 किलोमीटर का जो सफ़र था, उस सफ़र के दौरान लुटेरों ने इसको पूरी तरह से अंजाम दिया। अब ये तो हो गई लूट। इसके बाद सारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, सब कुछ हुआ। फिर बाद में थोड़ा सा ट्रेन को लेट भी हुई, उसका दोपहर तक ट्रेन चेन्नई पहुंची जहां उसे सुबह पहुंचना था। जो बाकी बचे बॉक्स थे उन सबको उठाकर आरबीआई के ऑफिशियल्स अपनी कस्टडी में लेते हैं, फिर उसको ले जाके ख़जाने में डाल देते हैं। अब शुरू होती है 5 करोड़ 75 लाख 73 लाख रुपए जो गायब थे उसकी तलाश। तो चेन्नई पुलिस, रेलवे पुलिस सब मिलकर इसकी शुरुआती जांच करती है, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। फिर मामला तमिलनाडु की सीबीसीआईडी को, क्राइम ब्रांच सीआईडी, हर स्टेट की अलग अलग अपनी एजेंसी होती है, तो ऐसे मामलों के स्पेशलिस्ट थी, उसको ये जांच का काम सौंप दिया जाता है। सीबीसीआईडी इस पूरे मामले की जांच करती है और लगातार करती रहती है, लेकिन सीबीसीआईडी को कोई भी सुराग नहीं मिलता, क्योंकि मामला ही ऐसा था कि कोई क्लू नहीं था, कोई विटनेस नहीं था, किसी ने ट्रेन के बॉगी पे किसी को चढ़ते हुए नहीं देखा था। तो वक्त बीतता जाता है, जांच चलती रहती है, वक्त बीतता जाता है, कोई पता नहीं चलता है, और पुलिस के लिए एक चैलेंज, ये केस कैसे क्रैक करें, तो लंबा वक्त जाता रहता है। जब पुलिस हर तरफ से हार जाती है तो फिर उनके एक इन्वेस्टिगेटिव अफसर को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि हम आम पुलिस लाइन से हट के इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो पहला काम ये करता है कि कुछ आईटी एक्सपर्ट्स को पकड़ता है, और आईटी एक्सपर्ट से वो कहता है कि आप एक चीज़ बताओ, सेलम से 9 बजे ट्रेन चली और विरुद्धाचलम में ये रात 11 बजे पहुंची, इन 2 घंटों के दौरान इस पूरी रूट पे कितने मोबाइल फ़ोन एक्टिव थे? अब उसमें सैकड़ों मोबाइल फ़ोन एक्टिव थे। तो उन्होंने खैर वो सारे धीरे धीरे सारे मोबाइल फ़ोन निकाले, उस पर काफ़ी टाइम लगा। अब उन मोबाइल फ़ोन में से बहुत सारे लोगों के मोबाइल फ़ोन थे जो एक्टिव थे, ट्रेन चल रही थी। तो वो एक एक करके फिर जिनके ऊपर शक नहीं था उन सबको साइड करते गए थे। करते 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 उन्हें करीब 7 से 8 मोबाइल नंबर ऐसे मिले जो तमिलनाडु या चेन्नई के नहीं थे, वो नॉर्थ इंडिया के थे, और नॉर्थ इंडिया के भी नहीं, वो मध्य प्रदेश के थे। जब उनकी लोकेशन चेक की गई तो वो ट्रेन में 2 चीज़ें सामने आई बड़े इंपॉर्टेंट। एक ये कि सेलम से विरुद्धाचलम तक ये मोबाइल एक्टिव था, और विरुद्धाचलम के बाद ये आगे नहीं गया। तो एक यहाँ पे 2 चीज़ें हुई कि अगर यही रॉबर है तो इसका मतलब है कि रॉबरी इसी रूट पे हुई, इससे आगे नहीं हुई। दूसरा, जब इन सारे नंबरों को खंगाला गया कि ये नंबर कहाँ के हैं, कैसे हैं, तो मध्य प्रदेश के तो थे ही थे, लेकिन वो सारे के सारे नंबर मध्य प्रदेश के एक ही इलाके के थे। अब उसमें ये भी डाउट हुआ कि हो सकता है सारे एक ही फैमिली को, एक ही रिश्तेदार हों, वो कहीं घूमने जा रहे हों, किसी तीर्थ यात्रा पे जा रहे हों साउथ में, तो आप कैसे पकड़ें, क्योंकि और कोई प्रूफ है नहीं। लेकिन खैर पुलिस फिर भी इसके बाद एमपी का दौरा करती है, इन नंबरों को खंगालती है, उनके जानने वालों को खंगालती है, कुछ मिलते हैं कुछ नहीं मिलते हैं। इसी दौरान ये करते 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 पुलिस नासा की हेल्प लेती है, जो अमेरिका में अंतरिक्ष की अपनी नासा जानते हैं आप सभी। तो नासा से वो कहती है कि 8 अगस्त 2016 रात 9 बजे से लेके, और चूँकि ज़ीरो इन था विरुद्धाचलम तक ही, वो 2 घंटे का 140 किलोमीटर का सफ़र, तो उस वक्त आपके सैटेलाइट ने अगर इस रूट पे कुछ तस्वीरें कैद की हों। आप लोगों ने देखा होगा अभी हाल में जो फिल्म आई थी परमाणु, उसमें भी दिखाया कि बहुत सारे सैटेलाइट आजकल इतने ज़्यादा एडवांस हैं कि वो जूम करके कुछ भी पकड़ लेते हैं। मतलब आपकी हाथ की घड़ी में टाइम क्या हो रहा है ये भी वो आसमान से दिखा देते हैं।
और ये फैक्ट है, पावरफुल सैटेलाइट्स हैं। तो सीबीसीआईडी ने नासा से संपर्क करके उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो 8 अगस्त 2016 की रात 9 से 11 के बीच में इस रूट पे सेलम से लेकर वृद्धाचलम तक अगर उनके सैटेलाइट से जो कुछ तस्वीरें हमें इसकी मिले तो आप हमें दें। नासा ने भी खैर इसमें हेल्प की। उसके बाद उसने कुछ तस्वीरें निकाली। उन तस्वीरों के आधार पर 11 लोग सस्पेक्ट पाए गए और उसके बाद पुलिस ने, एक तरफ कॉल डिटेल था, एक तरफ नासा की तस्वीर, दोनों चीज़ें आ गईं। पुलिस ने मैच किया, इसके बाद लोग गए, उनमें से कुछ को पकड़ लिया, लेकिन सारे लोग अभी पकड़े नहीं गए। और ये अभी, चूँकि अभी ये है कि ये सारा कुछ अभी लेटेस्ट आपको बता रहा हूँ, पिछले 2-4 दिनों के अंदर ये ऑपरेशन हुआ है, तो कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ पकड़े नहीं गए। हम लोगों ने सीबीसीआईडी के जो अफसर हैं वहाँ पे और तमिलनाडु पुलिस से बात करने की आज भी दिन में पूरी कोशिश की, तो उनकी यही थी कि एक बार सारे लोग हाथ आ जाएं, सारी कहानी हमारे सामने हो, उन्होंने कैसे किया, क्या किया, किन किन चीज़ों से इस्तेमाल किया, उनकी प्लानिंग, ये आइडिया कहाँ से आया, और कोई अपना इंटरनल तो इसमें नहीं मिला हुआ था, चाहे आरपीएफ का या फिर रेलवे पुलिस का कोई, या जो रेलवे के जो माल वाल्ड होते हैं उनमें से कोई, तो फिर हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे। लेकिन ये है कि मोबाइल के कॉल डिटेल्स और नासा की तस्वीरें, इन दो चीज़ों ने चेन्नई की सीबीसीआईडी को इस मकाम तक पहुंचा दिया जहां से वो ये कह सकते हैं कि हाँ, 2 साल के बाद हमने इस केस को क्रैक कर लिया है और हमने इसकी पूरी कहानी समझ ली है। लेकिन ऑफिशियली हो सकता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, और उससे पहले हम लोग कोशिश करेंगे उनसे पूरी बातचीत करें, उनका इंटरव्यू करें, और जो एक्यूज़ हैं हम लोग उनसे भी कोशिश करेंगे कि जब वो पकड़े जाएं तो उनसे भी बातचीत करें, उनका इंटरव्यू कर सकें। वो इसलिए क्योंकि इस तरह की प्लानिंग, चलती ट्रेन में आपके पास एक एक, मतलब एकदम फिल्मी, उससे आप अंदाज़ा लगाइए कहानी जैसी कि 140 किलोमीटर की दूरी है, ट्रेन की रफ्तार 70 किलोमीटर है, 140 किलोमीटर के बाद इलेक्ट्रिक इंजन आ जाएगा, उससे पहले हमें इस बॉगी के ऊपर जाना है, उस बॉगी को काटना है, उसके अंदर जाना, उसमें से पैसे निकालने हैं, पैसे बाहर लाओ। ये भी नहीं कि ये पैसे आप जेब में लेके चले आ रहे हो, वो तो उनके पास शायद वक्त नहीं था या लोग कम थे, वरना सोचिए कहाँ 342 करोड़ पड़ा हुआ है बॉगी में, और वो सिर्फ करीब 5.25 करोड़ रुपए लेकर जा रहे हैं। अच्छा, उसमें से जो नोट थे वो ज़्यादातर 1,500 रुपये और 100 रुपये के थे। तब 2,000 के नोट तो थे नहीं, 2005 तक के ही नोट थे। तो सबसे बड़ा नोट 1,000 रुपये का था और बाकी 500 और 100 रुपये के नोट बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए भी शायद वो इतने सारे पैसे नहीं ले जा पाए। लेकिन ये पूरी कहानी और जिस तरीके की प्लानिंग थी वो अपने आप में वाकई, मतलब ये कहता है कि क्या क्या इंसान का दिमाग चलता है, और जान जोखिम में डाल के चलती ट्रेन में ऊपर छत पे और सब कुछ, और नीचे पुलिस वाले गन लेके बैठे हुए हैं, उन्हें ज़रा सा डाउट हो और वो फायरिंग कर दें, कुछ भी हो सकता है, रात का वक्त है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि कहानी में केस क्रैक कर लिया है, और यही कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरी उस ओरिजिनल रेलवे स्टेशन के साथ, उस होल को जो मैंने आप बताया कट किया हुआ है, वो पैसे, ये सारी चीज़ें मैं विजुअली जो है आज रात को 11 बजे आप वारदात में देख सकते हैं। और वारदात में ये पूरी कहानी है। हालांकि इतनी डिटेल जो आपको बताई शायद ये पूरी उतनी डिटेल में ना हो, क्योंकि मुझे लगा कि आपको कहानी के तौर पे पूरी बताऊं तो विजुअली। लेकिन अगर आप अभी विजुअलाइज कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो आप विजुअल के साथ आप 11 बजे इसको ज़रूर देखिएगा वारदात में आज तक पे। लेकिन मेरी नज़र में ये है कि गज़ब की प्लानिंग थी और गज़ब का हिम्मत, और पता नहीं इंसान का दिमाग कहाँ कहाँ चलता है। तो ये थी मतलब इंडियन ट्रेन रॉबरी की सबसे हाल की कहानी, 2016 का ही मामला था, सिर्फ